हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रावेंद्र एकेडमी। तो आई होप आप लोगों का जो एसएससी जेई का एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका होगा और बहुत अच्छा गया होगा। तो आज से हम आप लोग फ्री हो चुके हो कुछ देर के लिए, तो हम अपना जो प्रीवियस लेक्चर है वो कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज अपना बूस्टर सेशन प्लस हमारा जो पावर सिस्टम और एनालॉग का फुल लेंथ का जो कोर्स है जो स्टार्ट हुआ था वो भी हम आज से स्टार्ट कर देंगे। तो ये 10th लेक्चर है बूस्टर सीरीज का। 9 लेक्चर मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। और शुरू करने से पहले मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या बोला जा रहा है कि पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक कितना होता है, राइट। तो देखिए तीन तरह के हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। पहला होता है सिंपल क्यूबिक। सॉरी, चार तरह के, मैं तीन तरह के बता रहा हूं। पहला होता है सिंपल क्यूबिक, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसको शॉर्ट फॉर्म में एससी भी बोला जाता है। दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसे बीसीसी भी बोला जाता है, राइट। तीसरा होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसे हम एफसीसी भी बोलते हैं। और चौथा होता है डायमंड क्यूबिक। तो इनमें से कोई भी आपको किसी भी एग्जाम में आ सकता है, कहीं भी टपक सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। तो ये होता है पाई/6। ये मैं डिराइव करवा दूंगा आपको, जब मैं मटेरियल की पूरी क्लास लूंगा तो डिराइव करा दूंगा, क्योंकि ये बूस्टर सेशन है, इसीलिए हम सिर्फ अपना जो पॉइंट टू पॉइंट है उस पर चलेंगे। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का होता है 0.52। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.52। अब बात करें अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का होता है 0.68, सही है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक का होता है 0.74। डायमंड क्यूबिक का होता है 0.34। ये आपको याद रखना है, करेक्ट। अब एक क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है कि चारों के केस में जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होगा वो कितना होगा। तो यहां पे लिखिएगा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितना होगा। तो सिंपल क्यूबिक के लिए होता है 1, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए होता है 2, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए होता है 4 और डायमंड क्यूबिक के लिए होता है 8। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, तो सिंपल क्यूबिक का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो सिंपली होता है a/2। ये होता है a√3/2। ये होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए a√2/4। ये a√3/4 है, सॉरी, a√3/4। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए क्या होता है a√2/4 और डायमंड क्यूबिक के लिए होता है a√3/8। तो ये याद रहेगा आपको। अब यहाँ पे आपको एक डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे a क्या चीज है। तो देखिए अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें तो सिंपल क्यूबिक का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से शो करते हैं हम। ये मैं जब पूरा कंप्लीट थ्योरी पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगा इसे। कुछ इस तरह से सिंपल क्यूबिक का फ्रंट व्यू होता है। तो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है उसे a बोला जाता है, उसे हम लेते हैं a। और ये अगर डिस्टेंस देखें तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ क्या, इस सर्कल का रेडियस। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं r = a/2। तो यहाँ पे अभी ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आराम से सब कुछ डिराइव करवा दूंगा। अभी सिर्फ आपको ये टेबल याद रखने की जरूरत है, इससे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द प्रॉपर्टीज टू बी कंसीडर्ड इन सिलेक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर आपको इंजीनियरिंग पर्पस के लिए कोई भी मटेरियल चूज करना है, इंजीनियरिंग के काम के लिए कोई भी मटेरियल का सिलेक्शन करना है, तो आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखोगे। तो बहुत सारे बच्चे जो इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं वो क्या बोल देते हैं कि हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी।
और जो मैकेनिकल वाले बच्चे होते हैं वो क्या बोल देते हैं कि हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी, बट यहाँ पे टोटल 5 प्रॉपर्टी हमें देखनी पड़ती है इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। तो पहली हम देखेंगे कौन सी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी उस मटेरियल की, दूसरी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी, चौथी केमिकल प्रॉपर्टी और पांचवी थर्मल प्रॉपर्टी। राइट, तो ये 5 प्रॉपर्टीज हमें देखनी पड़ती है अगर हम किसी भी मटेरियल को इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज करने वाले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि फोटोन ओबे विच लॉ, किस लॉ को जो फोटोन है वो ओबे करते हैं या फॉलो करते हैं। तो देखिए फोटोन क्या होते हैं, सबसे पहले फोटॉन्स आर द एनर्जी पैकेट, ये चीज आपने स्कूल में पढ़ी होगी। तो देखिए फोटोन जो है वो फॉलो करते हैं बोस आइंस्टाइन प्रिंसिपल, डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल को, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, इस पे जो फोटॉन्स हैं वो बेस्ड होते हैं या इस लॉ को फॉलो करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि द मटेरियल इज सेड टू बी सुपर कंडक्टर व्हेन इट्स रेजिस्टेंस इज, किसी भी मटेरियल को आप सुपर कंडक्टर कब बोलोगे। तो जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, वेरी स्मॉल लगा के चले आते हैं। अगर किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है तो हम बोल देते हैं उसे कि वो है सुपर कंडक्टर, बट ये गलत हो जाता है। अगर किसी भी मटेरियल को हम सुपर कंडक्टर की तरह यूज करना चाहते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, जीरो। जीरो रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल अगर है तभी वो मटेरियल सुपर कंडक्टर की तरह काम करता है। अगर बहुत कम है तो गुड कंडक्टर की तरह काम कर सकता है, बट सुपर कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और सेमीकंडक्टर के केस में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है जो एज अ सुपर कंडक्टर बिहेव कर सकता है। 3 मैग्नेटिक मटेरियल हमें बेसिकली पढ़ना होता है, कौन कौन से। पहला होता है डायामैग्नेटिक, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक, तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक। तो इन तीनों में से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि सिर्फ और सिर्फ बिहेव कर सकता है सुपर कंडक्टर की तरह। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से डाया, पैरा या फेरो, इनमें से कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है जो एज अ सुपर कंडक्टर बिहेव कर सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ, अगर कोई भी मटेरियल वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में बिहेव कर रहा है या एज अ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बिहेव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड वो एब्जॉर्ब करेगा या रिपेल करेगा। तो देखिए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में आपको उसका आंसर यहीं पे बता देता हूं कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है वो एज अ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बिहेव करते हैं। Diamagnetic materials behave as a superconducting material। अब होता क्या है, यह है डायामैग्नेटिक मटेरियल, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, रिपेल करता है। मान लीजिए यहां से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो ये रिपेल होते हुए चली जाएगी। ये बाहर की तरफ आप देख रहे हो, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर रहा है। ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। राइट, तो ये क्या करता है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, सो रिपेल मैग्नेटिक फील्ड। एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं उनकी ससेप्टिबिलिटी कैसी होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। तो इनकी ससेप्टिबिलिटी होती है नेगेटिव, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली जाती है कि जो ससेप्टिबिलिटी है उसकी प्रॉपर वैल्यू कितनी होती है। तो ये होती है 10
-10 ये इसकी वैल्यू होती है, करेक्ट। और अगर यहीं पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, ये तो डायामैग्नेटिक मटेरियल का हम बता रहे हैं ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है, बट अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल का देखें तो क्या होता है, पॉजिटिव तो होता है बट बहुत कम होता है। तो फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो होती है 10⁻⁻⁵, लगभग +10⁻⁻⁵। तो ये पॉजिटिव में होती है बट बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टेम्परेचर above which certain material are anti-ferromagnetic material। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे जिस टेम्परेचर के लिमिट को क्रॉस करते ही जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक की तरह काम करने लगता है। तो ये कौन सा टेम्परेचर है, कभी भी क्यूरी मत लगा दीजिएगा, ये होता है नील टेम्परेचर। तो फिर आपने एक चीज और पढ़ा होगा कि जब हम क्यूरी टेम्परेचर को क्रॉस करते हैं तब जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है वो किसकी तरह काम करने लगता है, तो वो काम करने लगता है पैरामैग्नेटिक की तरह। जिस टेम्परेचर को क्रॉस करने के बाद हमारा मैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह काम करने लगे उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। और अगर किसी भी टेम्परेचर को क्रॉस करने के बाद हमारा जो मटेरियल है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह काम करने लग जाए तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, नील टेम्परेचर। तो नील नील रिलेटेड है एंटी फेरोमैग्नेटिक से और पैरामैग्नेटिक रिलेटेड है क्यूरी टेम्परेचर से, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो फॉर। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट किसके लिए जीरो होता है, सो ये एंटी हमारा आ जाएगा क्योंकि इसके जो डाइपोल्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलली बट ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं जिससे हर पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है और हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट बचता है वो बचता है जीरो। ये क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब बात करते हैं मेटेलिक कॉपर की। बोला जा रहा है कि मेटेलिक कॉपर किस टाइप का मटेरियल है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक। तो ये है डायामैग्नेटिक, मेटेलिक कॉपर डायामैग्नेटिक है। अगर ऐसा पूछे कि और कौन कौन से मटेरियल है डायामैग्नेटिक के एग्जांपल, तो ये है हमारा सिल्वर और गोल्ड। और अगर पूछे कि कौन सी ऐसी गैस है जो डायामैग्नेटिक है, तो हीलियम, नियॉन, अर्गॉन, ये सारी कैसी हैं, डायामैग्नेटिक है। अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक की। तो जो हमारा एयर है, जो नॉर्मल एयर होता है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, राइट। और फेरोमैग्नेटिक का एक एग्जांपल बताइए, निकल। निकल इज अ पैरामैग्नेटिक, सॉरी नॉट पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ये याद रखिएगा, तीनों का एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डायामैग्नेटिक मटेरियल इज, किसी भी डायामैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी है वो क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा है ये नेगेटिव होती है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डायामैग्नेटिक मटेरियल इज नेगेटिव। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल का जो ससेप्टिबिलिटी है क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बताइए क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो नहीं। susceptibility of a diamagnetic material is independent of temperature। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ये आ रहा है समझ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज रेज्ड अबव क्यूरी पॉइंट इट बिहेव्स एज। तो देखिए इसका आंसर मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में ही आपको, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही आपको बता दिया था, आई थिंक थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन था, कि जब भी हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर उसके क्यूरी पॉइंट से बढ़ाते हैं तो वो हमेशा बिहेव करने लगता है किसके जैसे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरफ।
और अगर यहाँ पे अगर हम नील टेम्परेचर से बढ़ाते हैं तो क्या होगा, वो फेरीमैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगता है, करेक्ट, सॉरी एंटी फेरोमैग्नेटिक, राइट। तो पैरामैग्नेटिक किससे रिलेटेड है, क्यूरी पॉइंट से, एंटी फेरोमैग्नेटिक किससे रिलेटेड है, नील टेम्परेचर से। तो ये याद रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सीआरजीओ मटेरियल की कितनी होती है। सीआरजीओ मटेरियल यानी कि वो मटेरियल जिस टाइप का कोर हम ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, तो ट्रांसफार्मर में सीआरजीओ मटेरियल यूज होता है, उसमें जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है लगभग लगभग 1.8 टेस्ला। 1.8 टेस्ला, या टेस्ला की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आ रहा है समझ में। तो बच्चों एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि जो ससेप्टेबिलिटी है वो क्या होती है, या कुछ इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि ससेप्टेबिलिटी किसका किसका रेशियो होता है। तो ससेप्टेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं जाई से, जिसको लिखते हैं हम कुछ इस तरह से, ससेप्टेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, और ये रेशियो होता है m अपॉन h का। और यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि m क्या है, तो m रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटाइजेशन को, m रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटाइजेशन को, और h क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, राइट। अब बात करते हैं कि ये m अपॉन h का रेशियो ससेप्टेबिलिटी आया कहां से। तो देखिए ये कभी भूलेगा नहीं, एक बार अच्छे से देख लीजिए। हम क्या जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो क्या होता है, म्यू नॉट h प्लस m। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हम ये भी जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितना होता है, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी, म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो बी की वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो बी की वैल्यू यहां रख दीजिए, म्यू नॉट म्यू आर एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम। तो यहां से म्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, म्यू आर एच, ये म्यू है राइट, म्यू आर एच, और यहां पे हमें बचा एच प्लस एम। यहां पे एक काम करिए, एच से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से। तो एच 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 ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बच रहा है, म्यू आर इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा 1 प्लस एम अपॉन एच। अब म्यू आर माइनस 1 इज इक्वल टू एम अपॉन एच। तो ये वाला जो टर्म है इसी को बोला जाता है ससेप्टेबिलिटी। तो यहाँ से दो चीजें आपको पता चल गई, ससेप्टेबिलिटी क्या होता है, एक फॉर्मूला तो आपको पता चल गया m अपॉन एच का रेशियो, जहां पे m है मैग्नेटाइजेशन और h है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। दूसरा फॉर्मूला आपको क्या पता चल गया कि ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू रिलेटिव परमिएबिलिटी माइनस 1। रिलेटिव परमिएबिलिटी माइनस 1 क्या है, आपका ससेप्टेबिलिटी होता है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है। जब आप मैग्नेटिक मटेरियल या फिर इलेक्ट्रिकल मटेरियल पढ़ोगे तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है, तो वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। और अगर आपसे वीकेस्ट फोर्स पूछा जाए, सबसे कमजोर फोर्स कौन सा होता है, तो वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये दोनों भी कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, और चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये लेक्चर आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।